गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे टोटल 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बॉयल के नियम में नियत रहता है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पीवी, यानी बॉयल के नियम में नियत रहता है पीवी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। देखिए आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केवल ताप पर, यानी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर यानी ओनली टेम्परेचर पर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परम शून्य ताप होता है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0 केल्विन। ध्यान रखिएगा परम शून्य ताप होता है 0 और 0 के बाद यहाँ पे के लिखा हुआ है, के से मतलब हमारा केल्विन से होता है, ध्यान रखिएगा। तो परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब ध्यान रखिएगा। देखिए मात्रक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, चैनल पर जाइएगा 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सभी मात्रक मैंने आपको बताए हैं और मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर आते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे 2022 में भी, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 2 वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। एफ से मतलब यहाँ पे फ़ारेनहाइट से है, ध्यान रखिएगा। फिर हमसे पूछा गया सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डेल्टा सी, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन में 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन में 9। अब देखिए यहाँ पे C से मतलब डिग्री सेल्सियस से है और यहाँ पे F से मतलब फ़ारेनहाइट से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सेल्सियस पैमाने पर अंतर निकालना है, ठीक है, यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे डेल्टा C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए डेल्टा C अपॉन में 5, ये तो आपका भी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू डेल्टा एफ की वैल्यू। देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू हमें 45 डिग्री फ़ारेनहाइट दी गई है, तो डेल्टा एफ की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 45 को रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपॉन में आपका 9 दिया गया है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें डेल्टा सी की वैल्यू को निकालना है, तो डेल्टा सी को हम ले आएंगे आगे। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 45 की मल्टीप्लाई 5 में करवा देंगे, यानी 45 इंटू 5 हो जाएगा और अपॉन में आपका यहाँ पे 9 तो रहेगा ही, तो 9 को मैं यहाँ पे अपॉन में लिख देता हूँ। सॉल्व कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, बचा क्या, 5 इंटू 5 बचा हुआ है। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 25 और डिग्री सेल्सियस में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर 25 डिग्री सेल्सियस का होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस कहीं दिया है तो नहीं दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए दिया है जल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जल, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल, या फिर आप बोल सकते हैं पानी, ठीक है। आपको पानी भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि जल में घुलनशील अशुद्धियों का दाब। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। ऑप्शन ए दिया है क्वथन बिंदु कम कर देता है, ऑप्शन बी दिया है हिमांक बिंदु कम कर देता है, ऑप्शन सी है क्वथन बिंदु बढ़ा देता है और ऑप्शन डी हिमांक बिंदु बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कराया हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्वथन बिंदु बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील अशुद्धियों का दाब क्वथन बिंदु बढ़ा देता है, यानी क्वथन बिंदु को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। और यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ब्रैकेट में दिया गया है जल की विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है और सेम टू सेम यही क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में भी पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, क्वेश्चन ये वाला कराया था और कहा था एग्जाम में आएगा और आया भी हुआ था। आप चेक कर लीजिएगा, 2020 का पेपर देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार कराया है, इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T।
इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं m की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 600 ग्राम जल को, यानी द्रव्यमान m की वैल्यू हमें यहाँ पे 600 ग्राम दी गई है। फिर उसके बाद S से हमारा मतलब क्या, जो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान हमें दिया गया है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ना, यही S की वैल्यू है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको दी होती है और कभी कभी नहीं दी होती, तो आपको अपने तरफ से ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिएगा। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे S की वैल्यू को हम क्या करेंगे, S की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। और डेल्टा टी से मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए, तो डेल्टा टी से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 80 में से क्या करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस में से 30 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे लेस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यही हमारी डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 600 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 600 हमें मिलेगा, फिर इनटू में 80 में से 30 को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 600 की मल्टीप्लाई हम 50 में करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 30,000, क्या मिलेगा 30,000 हमें यहाँ पे मिलेगा। ध्यान रखिएगा, और किस में आएगा, कैलोरी में आएगा, किस में आएगा, कैलोरी में। तो 30,000 कैलोरी कहाँ पे दिया गया, चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 30,000 कैलोरी ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि बादल है, क्या लिखा हुआ है, बादल है। ऑप्शन ए दिया है द्रव में परिक्षिप्त गैस, ऑप्शन बी दिया है गैस में परिक्षिप्त द्रव, ऑप्शन सी द्रव में परिक्षिप्त ठोस, और ऑप्शन डी ठोस में परिक्षिप्त द्रव। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी गैस में परिक्षिप्त द्रव। ध्यान रखिएगा, जो बादल है ये गैस में परिक्षिप्त द्रव है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था और कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ऑप्शन ए दिया है कोलाइड, ऑप्शन बी चीनी का विलयन, ऑप्शन सी नमक का जलीय विलयन, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलाइड। ध्यान रखिएगा, या फिर आपको ऑप्शन में यहाँ पे कोलाइडी विलयन लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिलेगा, कोलाइडी विलयन आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी ऊष्माधारिता है। ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ था। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कई बार कराया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऊष्माधारिता हमसे पूछी जा रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है Q = M × S होता है। क्या होता है, Q = M × S। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान हमें कितना दिया, द्रव्यमान M की वैल्यू 100 ग्राम हमें यहाँ पे दी गई है। तो M की जगह हम क्या करेंगे, M की जगह हम रखेंगे 100 को। फिर इसके बाद S की वैल्यू यानी विशिष्ट ऊष्मा 0.11 ये हमें दी गई है। अब कुछ नहीं करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे 0.11 में करवा देनी है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे = 11 और किस में आएगा ये 11 कैलोरी। ठीक है, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस में आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल गया, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस।
तो ऑप्शन में चेक करते हैं। देखिए 110 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस नहीं होगा क्योंकि 11 आया हुआ है, 16 भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में 11 दिया तो है लेकिन सिर्फ कैलोरी में दिया गया है और हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया है, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस में। तो ऑप्शन सी वाला भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। क्यों हुआ? अगर देखिए यहाँ पे ये जो 11 कैलोरी दिया हुआ था ये प्रति डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन प्रति डिग्री सेल्सियस में तो दिया ही नहीं हुआ था। तो 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस ये कहीं पे नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में चेंजेस किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे केवल छोटा सा चेंज किया गया था, बस यहाँ पे कैलोरी के बाद प्रति डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा था, यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे अधिक पूछा जा रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी लाल। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बैंगनी। यानी किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सो ये होता है बैंगनी रंग में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तब आपका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका अपवर्तन कोण है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे जो लंबवत लिखा है ना, इसी से आपको आंसर पता चल गया होगा। क्वेश्चन ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे लंबवत की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका अपवर्तन कोण है। तो जब लंबवत किरण यहाँ पे गिरेगी तो जल में उसका अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा, 0 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई ज्ञात करनी है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी पैटर्न के। ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए ये भी आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू, अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका होता है वास्तविक गहराई। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वास्तविक गहराई और अपॉन में आभासी गहराई। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू हमें 4/3 दी गई है तो अपवर्तनांक की जगह हम 4/3 रख देंगे। इज इक्वल टू वास्तविक गहराई हमें निकालनी है, इसको ऐसा ही रहने देंगे। और आभासी गहराई हमें क्वेश्चन में दी गई है, एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है तो 9 मीटर दी गई है। अब हमें यहाँ पे वास्तविक गहराई को निकालना है तो वास्तविक गहराई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 की मल्टीप्लाई 4 में, 9 गुणे 4 और बटे में आपका 3 रहेगा ही। 9 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे 36 और बटे 3, 3 एक नम 3 और यहाँ पे देखिए ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 और किस में आएगा, मीटर में आएगा। यही यहाँ पे वास्तविक गहराई हो जाएगी 12 मीटर। चलिए ऑप्शन में चेक कर देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए
क्रांतिक कोण होगा। साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे 2/3 दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसलिए दिया गया, अभी इसका हम यूज करेंगे आगे, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे हमसे क्रांतिक कोण पूछा जा रहा है, तो क्रांतिक कोण के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, n इज इक्वल टू 1 साइन c होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्रांतिक कोण को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, साइन c आगे आएगा और साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और n से मतलब क्या होता है, n से हमारा मतलब होता है अपवर्तनांक से, और n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे 3/2 दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, 3/2 दी गई है। तो देखिए यहाँ पे 1 और अपॉन में n की जगह हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक की वैल्यू को रखेंगे 3/2। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो साइन c इज इक्वल टू, देखिए 3/2, इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाके ये 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और पलट जाएगा और 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर और 3 नीचे पलट जाएगा जब ऊपर भेजेंगे। और देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2/3 में करवाएंगे तो हमें 2/3 ही मिलेगा, यानी साइन c इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2/3। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 2/3, यानी 2/3 ये किसके बराबर है, साइन, और c की जगह आपका आ जाएगा 42 डिग्री, यानी यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान क्या मिल गया, 42 डिग्री मिल गया। c की वैल्यू हमें यहाँ पे 42 डिग्री मिल चुकी है, क्रांतिक कोण का मान हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे देखते 42 डिग्री कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 अभी तो ये तो मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही कराया था। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ ये आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल जो कि हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी गई है, और अपॉन में जो अपवर्तनांक दिया है 1.5 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1.5 है, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आपका एक 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या 5 है तो ऊपर आपका एक 0 बढ़ जाएगा, यानी अगले स्टेप में 30 × 10⁸ और बटे में 15 हो जाएगा। 15 × 9 15, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो, देखिए सेंटीमीटर में यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में दी गई। फिर हमसे पूछा गया तो उसकी क्षमता होगी, क्षमता हमसे पूछी जा रही है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी +100 अपॉन में F और D यहाँ पे होगा। अब ये क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात देखिएगा, जो फोकस दूरी हमें दी गई है वो F दी गई है, और फोकस दूरी हमारी प्लस में है, यानी उत्तल
उत्तल लेंस, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो, पहले ही आपको बता दिया गया है कि उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ये आप सब लोगों को पता है। और देखिए फिर हमसे पूछा गया लेंस की क्षमता, तो देखिए जब यहाँ पे फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में ज्ञात होती है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम क्षमता देखेंगे तो हमारी हो जाएगी प्लस 100 अपॉन में f और यहाँ पे d हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखा हुआ होता ना, तब आपका आंसर कुछ और होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लस 100 अपॉन में f और ये d आपका हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों के पास अरिहंत का सॉल्व पेपर है, ठीक है, अरिहंत का सॉल्व पेपर है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप उस सॉल्व पेपर में चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसीलिए पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, अगर आपके पास अरिहंत का सॉल्व पेपर है, आप चेक करेंगे उसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 से कम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं 2021 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, कई दिनों तक हुआ था, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी टाइप के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फफोलेदार तांबा होता है। ऑप्शन ए दिया है शुद्ध कॉपर, ऑप्शन बी कॉपर का अयस्क, ऑप्शन सी कॉपर की मिश्र धातु, या फिर ऑप्शन डी कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं, ये होता है फफोलेदार तांबा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मिश्र धातु कांसा में होते हैं। आपको बताना है कि मिश्र धातु कांसा में होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी Cu और Sn। Cu से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर से, और Sn से मतलब हमारा हो जाएगा टिन से। मैं आपको लिख के बता देता हूं, Cu से मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर से, ठीक है, कॉपर, और Sn से हमारा मतलब हो जाएगा टिन से। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे Cu Sn की जगह कॉपर और टिन भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया यानी NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। क्वेश्चन ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लोहा और मॉलिब्डेनम। देखिए लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, और मॉलिब्डेनम को हम यहाँ पे Mo से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन में आपको लोहा और मॉलिब्डेनम की जगह Fe और Mo लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे दिया है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें क्रिया कारक पदार्थ में, ऑप्शन ए दिया है उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी उत्पादों की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी उत्पादों की अपेक्षा अधिक ताप पर होते हैं, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें क्रियाकारक पदार्थ में उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दिया है कि ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा,
यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, जब ताप बढ़ाएंगे तो जो आयनन की मात्रा होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी बढ़ती है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। यानी ऐसा यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वो विघटित हो जाता है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए दिया शक्कर, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कॉपर सल्फेट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया, आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्रिस्टलीय ठोस है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए दिया कांच, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबड़ और ऑप्शन डी शक्कर यानी शर्करा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शक्कर यानी शर्करा। ये जो है ये क्रिस्टलीय ठोस है। आप लोगों ने शक्कर को देखा ही होगा, ऐसे इस टाइप की शक्कर होती है, थोड़ा मोटे दाने वाली। जब शक्कर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शक्कर यानी शर्करा। क्रिस्टलीय ठोस है, शक्कर यानी शर्करा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शक्कर की जगह चीनी भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नौसादर और नमक को पृथक, पृथक से मतलब क्या होता है, अलग किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नौसादर लिखा है, नौसादर का फॉर्मूला NH4Cl होता है, याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए केमिकल फॉर्मूले के ऊपर और केमिकल नेम के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा केमिस्ट्री की, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे नमक लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे NaCl होता है। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नमक का फॉर्मूला और केमिकल नेम भी मैंने आपको बता दिया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करीब 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे पूछा गया भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। यहाँ पे आपसे तत्व पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अब क्योंकि तत्व पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए यही क्वेश्चन भूपर्पटी की जगह आपको यहाँ पे भूगर्भ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, कई तरीके से पूछा जाता है। तत्व पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। और यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, धातु पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब आप क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। युग्म से मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा से हो जाएगा, और जोड़े से मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ही तत्व होने चाहिए यौगिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया है
शहद एवं नमक, ऑप्शन बी दूध एवं पानी, ऑप्शन सी शहद एवं पानी और ऑप्शन डी पानी एवं साबुन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा पानी एवं साबुन। जो पानी है ये भी यौगिक है और साबुन जो है ये भी यौगिक है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा यौगिकों को प्रदर्शित करता है, तो जो ऑप्शन डी वाला है ये दोनों ही पानी और साबुन ये दोनों ही यौगिकों को प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अदर ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से आर्द्रताग्राही पदार्थ कौन सा है? आर्द्रताग्राही पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैंने आपको कराया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से आर्द्रताग्राही पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन देख के ही आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, CuSO4। इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? निर्जलीय कॉपर सल्फेट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको आर्द्रताग्राही पदार्थ पूरा टॉपिक पढ़ाया है, सभी एग्जाम्पल्स कराए हैं और क्वेश्चन तक करा दिया है, केवल आपको रिवाइज करना है, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, कई बार क्वेश्चन कराया है, ऑप्शन देख के ही आपको आंसर पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर होगा Na2CO3.10H2O, जिसे आप धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है जो वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा, इसका केमिकल नेम क्या होता है। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं लेकिन आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो आपका ही नुकसान है, इसलिए पूछता हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में आए और क्वेश्चन का आंसर करें, लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर नहीं बताएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूं और एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो आपका नुकसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? सो क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो जल उबलेगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, उससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है और कॉन्सेप्ट भी बताया है। सो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, निम्न तापक्रम पर। अब ये ऑप्शन क्यों करेक्ट हुआ, चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी P समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे P से मतलब हमारा किससे हो जाएगा? प्रेशर यानी दाब से हो जाएगा। और T से हमारा मतलब किससे हो जाएगा? टेम्परेचर यानी ताप से, या फिर आप तापमान बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर P का मान बढ़ेगा तो T का मान भी बढ़ेगा, अगर P का मान घटेगा तो T का मान भी घटेगा, क्योंकि ये समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए, यानी प्रेशर यानी दाब को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है, तो जल उबलेगा। तो जब दाब कम होगा तो तापमान भी तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जल निम्न तापक्रम पर उबलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी गैस की विसरण की गति। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, कई बार क्वेश्चन कराया है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट जरूर होगा, तैयार कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको हम रिलेशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में अंडर रूट के अंदर यहाँ पे m हो जाएगा। देखिए R यहाँ पे क्या है? R से हमारा मतलब है
रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की दर, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि इसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए यम जो यहाँ पे ये m लिखा हुआ है, m से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार हो जाएगा। और देखिए रूट यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी आपको रिलेशन लिखा हुआ मिल सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया गैस की प्रकृति पर, ऑप्शन बी गैस की मात्रा पर, ऑप्शन सी गैस के दाब तथा आयतन पर, और ऑप्शन डी गैस के ताप पर। सो क्वेश्चन नंबर 33, ये कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गैस के दाब तथा आयतन पर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको आदर्श गैस समीकरण ये भी याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए PV इज इक्वल टू nRT दिया है। P से मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर यानी दाब से, V से मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन से, N से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, R से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R यहाँ पे सार्वत्रिक गैस नियतांक है, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T से मतलब टेम्परेचर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया हुआ है कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह है, ऑप्शन ए दिया है बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी एवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन डी डाल्टन का नियम। देखिए ये सभी नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। सो यहाँ पे ये नियम किसका है, डाल्टन का नियम है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रोटी का निर्माण या फिर रोटी सेकना किस नियम पर आधारित है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स के नियम पर आधारित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना ये आधारित है चार्ल्स के नियम पर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए अभी जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, रोटी का निर्माण या रोटी सेकना, ये भी चार्ल्स के नियम पर आधारित है, और हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना ये भी चार्ल्स के नियम पर आधारित है। ये दो एग्जाम्पल्स है चार्ल्स के नियम के, दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है कि परम शून्य ताप वह है जिस पर सभी गैसों का आयतन भिन्न होता है, समान होता है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का जो आयतन होता है वो शून्य होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान होता है। ये क्वेश्चन कई बार कराया है, जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कराया था। सो क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। याद कर लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ समझना नहीं, डायरेक्ट आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप सब लोगों को पता होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन होते हैं। यही रीजन है कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई थी, क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया क्वेश्चन।
चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे, कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और इस टाइप के 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके, बस परमाणु क्रमांक बदल दिया जाता है बस। अब परमाणु क्रमांक 15 दिया गया है। परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस का, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 और यहाँ पे 3p3। तो यहाँ पे 15 हो चुके। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। पहले में देखिए 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, तो 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरे में देखिए 2s2 2p6, 2 और 6 मिलके 8, 2,8। अब तीसरे में देखिए 3s2 3p3 यानी 2 और 3 मिलके 5। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल फॉर्म में लिखा 2,8,5 और हमसे पूछा गया परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्य कक्ष ये वाला है, ये जो 5 वाला है ये क्या है, यही आपका क्या है बाह्य कक्ष है। और बाह्य कक्ष में उपस्थित यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखते कहां पे दिया, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक पूछा गया किससे बना होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा गया परमाणु का नाभिक बना होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 41, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। ठीक है, परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर होगा जेम्स चैडविक। ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पॉजिट्रॉन, इन सब के खोजकर्ता का नाम मैंने आपको बताया है और साथ ही ट्रिक भी बताई है। तो अगर आपको ट्रिक पता होगी तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक तत्व के 2 समस्थानिकों का कौन सा या कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं। यहाँ पे समस्थानिकों की बात हो रही है और भिन्न पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी द्रव्यमान संख्या। तो देखिए यहाँ पे समस्थानिकों की बात हो रही थी, तो समस्थानिक के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु भार भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और क्वेश्चन में आपसे यहीं पे पूछा गया क्वेश्चन में कि एक तत्व के 2 समस्थानिकों का कौन सा या कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं। तो ये द्रव्यमान संख्या है और द्रव्यमान संख्या को आप क्या बोल सकते हैं, परमाणु भार भी बोल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ही यही होता है। देखिए ये निगेटिव चार्ज लगा होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसके लिए ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है। क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्ध आयु काल क्या दिया गया है, अर्ध आयु हमें यहाँ पे 44 दी गई है। ऊपर मैं लिख देता हूं अर्ध आयु, अर्ध आयु 44 दिन दी गई है। ठीक है, 44 दिन। तो फिर पूर्ण आयु क्या हो जाएगी, पूर्ण आयु क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे
88 दिन हो जाएगी। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 88 का आधा क्या होता है तो आप 44 ही तो बोलेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसकी एज क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए उस स्टूडेंट की एज है 20 ईयर, तो मैं आपसे पूछूं कि इस स्टूडेंट की अर्ध आयु क्या होगी तो आप बोलेंगे 10 ईयर होगी, आधी उम्र इसकी 10 ईयर होगी। तो ऐसे आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अर्ध आयु हमें 44 दिन दी गई थी, तो पूर्ण आयु क्या हो जाएगी, 88 हो जाएगी। 88 का तो ही आधा 44 होता है। अब कुछ नहीं करना, ऐड कर दीजिए 8 4 12 और यहाँ पे 8 4 12, एक कैरी आएगा 13, 132 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सेम क्वेश्चन नंबर 45 के जैसा है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी। तो देखिए अर्ध आयु काल 10 वर्ष दिया गया, क्या दिया गया 10 वर्ष, तो फिर पूर्ण आयु काल क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा ना, 20 वर्ष ही तो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 20 का आधा क्या होगा तो आप 10 बोलेंगे ना, तो अर्ध आयु काल यहाँ पे 10 है तो पूर्ण आयु काल 20 हो जाएगा, 20 10 30 और वर्ष, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया, ऑप्शन बी में दिया गया। ये ट्रिक मैंने आपको कई बार समझाई है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है ना तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे दिया है, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं धात्विक तत्व, संक्रमण तत्व, अधात्विक तत्व या समान तत्व। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संक्रमण तत्व, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं थोड़ा यहाँ पे तेजी से करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले जब चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है। डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है कि तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है वह होगा एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस, एक क्षारीय धातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है ना सबको ऐड कर लीजिए। 2 और 8, 10 और 10 में 7 को जोड़ेंगे 17, यानी 17 मिलेगा। और परमाणु क्रमांक हमें यहाँ पे पता चल चुका है तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। और परमाणु क्रमांक 17 होता किसका है तो आप बोलेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोरीन क्या है, ये एक हैलोजन है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,18,7 है तो यह आवर्त सारणी में होगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे केवल वर्ग के बारे में पूछा गया, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले ही हमें दे दिया गया। देखिए 2 8 10, 18 में 10 को जोड़ेंगे 28, 28 में 7 को जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। एटॉमिक नंबर 35 किस एलिमेंट का होता है तो आप बोलेंगे ब्रोमीन का होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पे 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है 2,8,18,7। अब यहाँ पे देखिए बाह्यतम कोश में या फिर बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है ना। तो ये किस वर्ग में होगा तो आवर्त सारणी में ये 7th वर्ग में होगा। 7 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे ये, और वर्ग लिख देंगे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे ये ऐसे कहाँ पे लिखा है 7वां वर्ग, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपसे वर्ग पूछा जाएगा ना, केवल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख लीजिएगा, तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे है, हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार निम्न में से कौन सा है। ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन बी वाला जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही डिटेल में बताया हुआ है और कई क्वेश्चन कराए हुए हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्गन, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, 0 होती है। अक्रिय गैसों की, जिसे आप निष्क्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट गैस। तो ध्यान रखिएगा, जो अक्रिय गैसें होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। चारों ऑप्शन में जो ऑर्गन है ये अक्रिय गैस है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त यानी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या एक समान रहती है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, तो कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आएगा क्वेश्चन आपको तो मैं कल करवा ही दूंगा, और वैसे नहीं आने का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, कई बार कराया है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 52 का आपने कौन सा ऑप्शन बताया है। विदाउट क्वेश्चन नंबर आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती हैं। देखिए, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कई बार कराया है, करेक्ट आंसर आपका होगा पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक है ना, इसमें धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। H2S में बंद होगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अगर रिवीजन किया है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने से पहले वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। क्या लिखा है, H2S। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, H और S पे ध्यान देना है। इसको पढ़िए, पढ़ने पर कैसा लग रहा है, यहाँ पे साउंड आएगा हस का, HS। इसको हिंदी में लिखिए हस, हस का साउंड आ रहा है ना, हस का उल्टा कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सह। और सह से मतलब सह संयोजक, क्या हो जाएगा, सह संयोजक बंध। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। देखिए, H2S में हस का साउंड आ रहा है ना, हिंदी में लिखेंगे हस और इसी का उल्टा कर दीजिए सह और संयोजक। अगर ट्रिक ध्यान है ना आपको, तो ये क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखेंगे हस का साउंड आ रहा है, लिखेंगे तुरंत आप हस और इसी का उल्टा करेंगे, आपको मिलेगा सह, यानी सह संयोजक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किसमें सह संयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं। कई बार क्वेश्चन कराया है, 4 से 5 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले आपको कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर होगा NaOH। जो NaOH है ना, इसमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों बंध उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एडिपिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, नायलॉन क्या है, पॉलिएस्टर है, वाइनिल बहुलक है, पॉलीएमाइड या फिर कृत्रिम रबड़ है। तो जो नायलॉन होता है वो पॉलीएमाइड होता है। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको तेजी से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हुए हैं। अगर आपने रिवीजन किया है तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, गलत दिया है। कई बार मैंने आपको बताया है और करेक्शन करवाया है। अगर आपने अभी तक करेक्शन नहीं किया तो कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, केवलार होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अरिहंत की बुक में केवलार नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पे आप अपनी बुक में संशोधन कर लीजिएगा। बुक में गलत आंसर दिया गया, करेक्ट आंसर केवलार होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में धातुमल का सूत्र है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो धातुमल का सूत्र क्या होता है? CaSiO3 होता है, कई बार मैंने आपको बताया है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में ना केमिकल फॉर्मूले से ही 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए डोलोमाइट ये तो धातु और अयस्क से रिलेटेड है, तो ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है और धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कराए, फॉर्मूले बताए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। और केमिकल फॉर्मूले के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। सो सब पढ़ लीजिएगा, तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलता है तो सब आप कर पाएंगे। सो डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3.CaCO3, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, MgCO3.CaCO3, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने आपको इसलिए सॉल्व कराया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, क्योंकि देखिए अब हमें यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज के आज इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।